Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर आपको एज इट इज़ भी देखने को मिल सकते हैं। एंड इस सेशन की सबसे खास बात ये है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि फाइनल समय में भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए एंड इसी के साथ आपकी फाइनल रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो शिफ्ट वन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ individual differences will be affected if a child does not want to play with another child as he or she feels shy. सो आप लोगों को पता है कि एक चाइल्ड होता है, उनके डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट फेजेस से उनको क्रॉस होना होता है। अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसे डेवलपमेंट एरिया में है जहां पे कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने जाने में थोड़ा शाय फील करता है, ठीक है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है किसी के साथ मिक्सअप होने में, तो वो कौन से डेवलपमेंटल एरिया में आता है, ये क्वेश्चन इधर पूछा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा जो है वो कौन सा एरिया आता है, वो आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हेयर इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इजी ये क्वेश्चन था। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं कंफर्टेबल होता है बात करने में, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है, वो शाय फील करता है, तो ये मतलब होता है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उस बच्चे की, वो स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई इस तरह के बच्चे सोशली एक्टिव नहीं होते और वो शाय फील करते हैं पब्लिक प्लेसेस में जा करके, या फिर किसी नए बच्चे से बात करने में। ओके, सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल डेवलपमेंट अगर यहाँ पे आंसर होता तो क्वेश्चन में कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा होता कि एक बच्चा अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो 5 से 6 घंटे तक खेल सकता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा 1-2 घंटे में खेलने के बाद थक जाता है, तो उसका कौन सा डेवलपमेंट है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट यह होता है कि अगर किसी एक बच्चे के साथ किसी दूसरे बच्चे ने कुछ मजाक कर दिया, या फिर जैसे बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, खेलते हुए कुछ बोलते हैं, इस तरह से कुछ बोल दे, और पहला वाला बच्चा जो है वो बैड फील करे, सैड फील करे, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता है कि जिसकी लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रही, वो नहीं समझ पा रहा कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे चारों ऑप्शंस के एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको बता दिया। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन क्वेश्चन बैंक में लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज देते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम में जरूर एज इट इज आएंगे। देखिए, अब टाइम तो हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर आपकी 1 या 2 यूनिट्स अभी मिस हो चुकी हैं, समय नहीं है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, तो आप लोग इस सेक्शन में से जा करके उस यूनिट के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। इसमें सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको आंसर्स के साथ मिलेंगे। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करना है, इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी। एंड यहाँ पर आप देखिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसको इजीली आप अपने मोबाइल फोन में भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, एंड सेकंड दिया गया है मीनिंग। पहला यहाँ पे है रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना या किसी चीज को याद रखना। रिटेंशन का मतलब होता है प्रतिधारण, यानी कि कितना हम रिटेंशन कर सकते हैं, कितना हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे होता है ना, हमने पढ़ी तो है, एग्जाम के दौरान हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है, यानी कि वो याद आ जाती है हमें अगर थोड़ा सा हम फोकस करें। दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड लास्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि किसी चीज को मान्यता देना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं मेमोरी के। अब उसके मीनिंग्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन बोलता है द मेंटल
रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न, यानी कि ये एक मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल लेवल होता है किसी भी पर्सन का, जिसमें कि वो जो भी चीजें उन्होंने सीखी हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से या कहीं से पढ़ के, उसको वो क्या कर सकता है, वापस उस समय पे वो उसको याद कर लेता है। ओके, सो सेकंड जो है, सेकंड में बोलता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो हमारी जो रिटेनिंग पावर है, यानी कि प्रकटीकरण की जो शक्ति होती है, उसको सामान्य रूप से हम लोग जो है धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। तो जो भी मटेरियल, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, ठीक है, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, उस चीज को हम लोग कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन बोलता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सो किसी एक स्टूडेंट को अगर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको कोई चीज सिखाते हैं, उससे उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है, उनके चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन इसको हम लोग मानते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स डिटेल में देखे थे तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। तो देखो, पहला जो है रिमेम्बरिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज को याद रखना। हम पर्सन जो होता है, कोई भी इंसान जो होता है, वो किसी चीज को तब याद रख सकता है जब वो अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और लर्निंग दी जाती है। ओके, दूसरा फिर आता है हमारे पास रिटेंशन। रिटेंशन से यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको करेंगे इस तरह से, एंड रिटेंशन में हम मैच करेंगे द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न, यानी कि जो चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं उस पर अगर थोड़ा सा जोर डालेंगे, मेंटल रिवाइवल अगर उस पर करेंगे, तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड रिकॉग्निशन होता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी तक के दो क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स। सो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते हैं, राइट, उनको उनको एम्प्लॉय करने की, यानी कि उनको यूज करने की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते क्या है। सो ये एक इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, इसको हम लोग किसी ऑनलाइन रिसर्च मेथड का सबसेट भी बोलते हैं। एंड बेसिकली दे आर एन अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड फॉर कंज्यूमर रिसर्च, ठीक है। जनरली इसको रिसर्च में यूज किया जाता है, बट क्योंकि ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की बात की गई है तो यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। ओके, सो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के टाइम पर, ये सब चीजें आती हैं ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स के अंदर। ओके, सो इसकी लिमिटेशंस पूछी गई हैं। पहला ऑप्शन है इजी एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस साइट्स कैन बी set here. Okay, next is email interviews with people in different time zones will be extremely participatory, यानी कि जो ईमेल इंटरव्यूज होते हैं, दो लोगों के, एक किसी और कंट्री में है, दूसरा पर्सन किसी और कंट्री में है, वो एक्सट्रीमली पार्टिसिपेटरी होते हैं, यानी कि अत्यंत सहभागी होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट्स में इफेक्ट द डेटा क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि डेटा क्वालिटी, जैसे इंटरव्यू अगर ऑनलाइन चल रहे हैं, बीच में अगर ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, यानी कि डेटा लॉस हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन मिस हो जाता है, तो वो जो है वो क्वालिटी को थोड़ा वहां पे डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है द अप्रोच इज कन्फाइंड टू द पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। सो जो लोग एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट के साथ, ये अप्रोच उन लोगों के लिए कन्फाइंड होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड, यानी कि प्रतिभागियों पर बाहरी प्रभाव देखे जा सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता दी हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर पे जाने से पहले, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, इसको आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये डेटा कलेक्शन करने के डिफरेंट तरीकों में से एक है, जो कि एक रिसर्चर को या फिर जो भी एक इंटरव्यूअर को मदद करता है कि एक डिस्कशन को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरा कर सके। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई।
लिमिटेशंस पूछी है तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू की क्वालिटी या फिर कम्युनिकेशन की क्वालिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती यहाँ पे हम किसी को कुछ काम नहीं करवा सकते ऑनलाइन, ये चीजें रहती हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड हियर। ठीक है, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। एंड बाकी के जो दो ऑप्शंस है ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शंस ऑनलाइन फोकस ग्रुप की एक हम बोल सकते हैं डेफिनेशन का ही पार्ट है। Next question is, in online mode of teaching, a teacher added reading material like Word document, PPT, e-content, etc. on e-platform. Which option the students would choose? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, ई कंटेंट, ये सब चीजें क्या है, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन टीचिंग है। हमारे लाइव सेशंस आप देखते हो, ये भी ऑनलाइन टीचिंग है। इसमें हम लोग, जैसे ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये व्हाइट पेज नजर आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें पीपीटीज हैं। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं। तो अगर एक टीचर टीचिंग के लिए इस तरह का रीडिंग मटेरियल यूज करते हैं, सो स्टूडेंट्स को क्या चूज करना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइंड मैपिंग टूल्स, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर असेसमेंट टूल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो स्टूडेंट को भी ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉपर प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, उनके पास भी वो चीजें उनको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers or adults. देखो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसमें ये था कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने में शाय फील करता है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एक बच्चा कोई काम अगर उसको अकेला करने को दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, लेकिन वही अगर उसके साथ कोई पर्सन बी है, कोई स्टूडेंट बी है जो कि एक स्किल्ड स्टूडेंट है, जिसको वो काम अच्छे से करना आता है, अगर इन दोनों की एक टीम बना दी जाए तो पर्सन ए उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। सो इस टर्म को, इस चीज के लिए एक टर्म यूज की जाती है टीचिंग में, उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनको इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज होती है अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, assimilation, या फिर equilibrium. So right answer here is option number 3, that is assimilation. assimilation का मतलब होता है मिलाना, एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से मिलाना। वो क्वेश्चन में ही लिखा है, बस आपको टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। So assimilation of knowledge occurs when a teacher encounter a new idea. इसमें टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिमुलेशन में टीचर का रोल होता है या नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिमुलेशन मेथड में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे वो अपने आइडियाज को यूज करके इस तरह के शाय स्टूडेंट्स को एक एक्टिव स्टूडेंट्स के साथ बिठाए, सो दैट वो भी उस चीज में पार्टिसिपेट करें एंड उनकी ग्रोथ हो, उनके उनमें इंप्रूवमेंट्स हो। राइट, सो इस तरह की चीजों में टीचर का एक मेजर रोल होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि एक स्टूडेंट है जिसको आता सब कुछ है, बस वही चीज है कि वो शाय फील करता है, अकेले उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम करेगा। चाहे उसको सब कुछ आता है बट कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, तो वहां पे भी हम लोग एसिमिलेशन टेक्निक को इजीली यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन सीडी रोम? सो सीडी रोम से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। सो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो स्टूडेंट सीडी आप लोगों ने सुनी होगी, सीडीज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई डेटा कोई फाइल भी हो सकती है। ओके, एंड सीडी के साथ अगर हम लोग रीड ओनली मेमोरी लगा देते हैं, यानी कि वो अगर सीडी रोम होता है तो इसके अंदर जो भी डेटा एक बार स्टोर हो जाए उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली रहता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ। सो मल्टीमीडिया आप लोगों ने टर्म जरूर सुनी होगी, मूवीज में, आपका अगर एंड्रॉयड मोबाइल है वहां पे भी सुना होगा। तो मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? सो इसके अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल, हमारी ऑडियो फाइल एंड हमारी वीडियो फाइल। यानी कि जो सिंपल हमारी जैसे कि वर्ड की फाइल होती है, कोई भी हमारे सॉन्ग्स होते हैं या फिर कोई वीडियोस होती हैं, वो सब चीजें मल्टीमीडिया कैटेगरी में आती हैं। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के फाइनल रिवीजन पे भी ध्यान दीजिएगा एंड इसके लिए स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ जो कि एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पेपर 2 तो हमने ऑलरेडी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो अब हम वहीं से क्लियर कर लेंगे एग्जाम को। लेकिन स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एंड उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए स्टडी मटेरियल में हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट आप देख सकते हो एंड आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन करना है। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में बल्कि इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसको क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत मदद करेगा एंड आपको इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए। पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेस ऑफ। तो अब हमारे इस यूनिट का नाम ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। सो आप लोग जैसे ऑनलाइन मेरी क्लासेस अभी देख रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटरनेट से रिलेटेड, आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, जो भी चीजें होती है जिसकी मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, वो सब हमारा आईसीटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर मेरा ये सेशन देख रहे हो, व्हाट्सएप पर आप हमारे ये सेशंस देखते हो। ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उनके थ्रू जो आप लर्निंग करते हो। वेब बेस्ड लर्निंग क्या हो गई? जैसे कि अगर आप लोग हमारा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हो, सो उस ऐप से अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो वेब बेस्ड लर्निंग की कैटेगरी में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ओनली, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो डायरेक्टली अगर आप लोग देखो, सो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जनरली यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन बोलता है ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो स्टूडेंट, सीपीयू आप सभी ने जरूर सुना होगा, कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्डवेयर पार्ट होता है। सीपीयू को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ALU, CU एंड मेमोरी। ठीक है, सो ये तीनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 की ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड यूपीएस यूनिफॉर्म पावर सोर्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में सही आंसर जरूर बताऊंगी। तो ये आप लोगों को अपकमिंग एग्जामिनेशन में मदद करेगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या फिर स्नेक। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ओनली। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पता होनी चाहिए, एक है जावा, एक है सी, एक है C++। इस तरह से आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है। ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, एक लिस्ट बनानी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं। इनकी आपको एक लिस्ट बना करके रखनी है, एग्जाम में जरूर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A to F सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। सो हमारे पास, आप लोगों को अगर बेसिक कंप्यूटर पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, जिसमें की आती है बाइनरी लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे A से F की जो बात की जा रही है वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, A से F की बात जहां पे की जाए वो होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अब देखो, वैसे ही A से F की बात की तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज,
अगर हम यहाँ पे टर्म 16 की बात करें तो भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। बाइनरी होती है 0 एंड 1 की वैल्यू। किसी भी वैल्यू के बेस में अगर 2 लिखा होगा तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर्स, ठीक है। ऑक्टल होते हैं 0 से लेकर के 9 तक वैल्यूज। किसी भी टर्म के बेस में 10 लिखा होगा तो वो ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। किसी भी टर्म के बेस में अगर 16 लिखा होगा तो वो हेक्साडेसिमल होती है। सॉरी, यहाँ पे किसी में भी अगर बेस 8 होता है तो वो ऑक्टल होती हैं, एंड डेसिमल होती है किसी का बेस अगर 10 होता है। सो ये आप लोग नोट कर लीजिए, हर साल एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIOS? BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अब आप लोग कंप्यूटर में चलो मोबाइल की ही अगर बात करते हैं, मोबाइल में आप लोग कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, वो गाना आपने किसी और को व्हाट्सएप की मदद से भेज दिया, तो ये क्या है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि BIOS सिस्टम हमें इसमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको एक प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में आपको ICT के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे अंकिता सूद के नाम से, ठीक है। आपको वहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होती है बहुत डिटेल में मैंने बताया है, डेफिनेटली आप लोगों को ये मदद करेंगे, ठीक है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड CPU। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर जब आप लोग देखते हो तो उसकी जो स्क्रीन होती है ये मॉनिटर होता है। एक इस तरह का बॉक्स होता है लंबा सा जिसको कि ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, ये होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 9? अब देखो स्टूडेंट्स, बाइनरी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करना है, ठीक है। 9 को इस तरह से लिख के इसका हमने एलसीएम, बचपन में एलसीएम जरूर सीखा होगा। सो 2 से किसी भी नंबर को एलसीएम कर देना है। 8 टू जा सॉरी 4 टू जा 8 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से करते हैं, जो भी टर्म गिवन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। देन उसका 2 से हमने ये कर देना है, ठीक है। 4 टू जा 8, यहाँ पे लेकिन 9 है तो 8 और 9 कितनी वैल्यू आ गई 1, इसको साइड पे लिख देना। अगेन 2 से ही करना है, 2 टू जा 4, ये पूरा सॉल्व हो गया, सो वैल्यू कितनी बची 0। 2 1 जा 2, यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो गया, तो वैल्यू कितनी बची 0। सो उसके बाद हम इसको इस तरह से रीड करेंगे तो 1 0 0 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो 9 का मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये श्योर क्वेश्चन है तो आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ कि आप 12 का जो है बाइनरी नंबर क्या होता है इसी तरह से सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्रीविएशन जो है, ये एब्रीविएशन का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। सो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको 50 प्लस एब्रीविएशंस बताई हैं, उसको याद रखने के ट्रिक्स भी बताए हैं, तो उनको देख लीजिए, आपके एग्जाम में मदद हो जाएगी। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। सो MS वर्ड अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें जो भी फाइल हम बनाते हैं, फाइल बनाने के बाद फाइल को हम सेव करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो किस टाइप की फाइल होती है। सो वो होती है हमारे पास .doc फाइल। वैसे ही DOCX होती है। PNG क्या होती है? PNG इमेज फाइल होती है। JPG क्या होती है? JPG भी हमारे पास इमेज फाइल होती है। वैसे ही अगर हम MP3 की बात करें, MP3 क्या होती है? म्यूजिक यानी कि ऑडियो फाइल होती है। MP4 क्या होती है? MP4 हमारे पास वीडियो फाइल होती है, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मेट्स, ये जो एक्सटेंशन वर्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे सेपरेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, एंड स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से बताऊंगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? तो मैंने आपको बताया था वेब पेज इंपॉर्टेंट है, वेब साइट्स इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउजर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये तीनों अलग चीजें हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है URL। URL की फुल फॉर्म, इसको भी ये एब्रीविएशन में भी एक बार पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है। यूआरएल क्या होता है, किसी भी गूगल पे जाकर के आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, चाहे आप लोग फेसबुक ही सर्च कर रहे हो, ठीक है, सो वहां पे आपको दिखता है www.facebook.com, इस तरह से आपको वहां पे पूरा एड्रेस दिखता है, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। जो एक लिंक हम लोग आपको कॉपी करके देते हैं ना, अगर आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो वहां पे आप देख सकते हो, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन आईएसपी? सो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे देखो, कई स्टूडेंट्स, कई लोग क्या होते हैं, वो बीएसएनएल यूज करते हैं, कई लोग एयरटेल यूज करते हैं, कई लोग जियो यूज करते हैं। सो ये सब क्या है? ये इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ओके, ये सारी कंपनीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिखती सी बात है, मैंने आपको अभी बताया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो डेफिनेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल एंड ई कॉमर्स की बात की गई है। ठीक है, अब देखो, किसी ने कुछ यूज किया हो या नहीं किया हो, google.com हम लोग सब यूज करते ही हैं। ठीक है, सो google.com में क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं। गूगल पे जाके सर्च करते हो तो google.com क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, वैसे ही ईमेल आईडी, किसी को भी अगर, जैसे आप लोग अगर यूजीसी नेट का फॉर्म ही भर रहे हो, तो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी वहां पे एंटर करनी होती है, तो ईमेल क्या हो गया? gmail.com। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड अगर बात हो रही हो, किसी भी चीज की शॉपिंग हो, तो वो क्या करवाता है? अमेजोन हमें ये मदद करवाता है। ठीक है, एंड जॉब कहाँ पे मिलती है? नौकरी.com। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर्स। कंपाइलर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं मोबाइल की तरह, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। तो अगला क्वेश्चन है, GUI स्टैंड्स फॉर। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आपके पास एब्रीविएशन है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जनरल एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, सो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। सो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब किसी भी अगर ऐप पे आप जाते हो तो वहां पे कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, कुछ जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है, या फिर कुछ भी चीजें होती है जिसकी मदद से लोगों को पता चल जाता है कि हमें इस चीज पे जाना है। जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको कार्ट दिखता है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आप सेव कर रहे हो वो वहां पे होगी। ठीक है, वो छोटा सा आइकन, वो छोटी सी फोटो देखकर ही आपको पता चल जाता है कि किस चीज का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें कि बोला गया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डेटा इज एट स्टेक ऑन द इंटरनेट। यानी कि जो यूजर होता है, जो आम आदमी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंटरनेट के स्टेक पर होती है। एंड इसका रीजन ये बताया गया है, नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर दिस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा। ठीक है, सो यूजर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, उनके डेटा की प्राइवेसी के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड वर्ड प्रोसेसिंग, एंड हमें उसकी फाइल एक्सटेंशन बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन पर 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो आप अगर ये एक्सटेंशन पढ़ लेते हो कि इमेज फाइल की कौन सी होती है, वीडियो ऑडियो की कौन सी होती है, वर्ड फाइल की कौन सी होती है, पीपीटी की कौन सी होती है, एक लिस्ट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, एंड आपके ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप फिर सॉल्व कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको बताया था, ऑडियो फाइल होती है क्या? MP3। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? .doc। राइट, सो इमेज फाइल होती है .jpeg, एंड वीडियो फाइल होती है MPEG। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज एक टर्म आपने सुनी होगी। ठीक है,
एंड्रॉइड एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल है तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या ये एक हार्डवेयर है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर कैटेगरी में नहीं आते, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को एक ये लिस्ट भी बनानी है कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी भी प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं एंड उसके सॉल्यूशन तक जाना है तो उस प्रोसेस को एल्गोरिदम बोला जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 10 30 68 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले बेसिक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है इन गिवन वैल्यूज के साथ। सो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो इसका पैटर्न क्या है, अगर हम 1 रेज टू पावर 3 करते हैं उसमें +1 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 जो कि ये गिवन है। नेक्स्ट में अगर हम लोग 2 रेज टू पावर 3 करते हैं +2 करते हैं देन वी हैव वैल्यू 10। नेक्स्ट में 3 raised to power 3 plus 3 is equals to 30. Then we have 4 raised to power 3 plus 4 is equals to 68. So ये given pattern को तो हमने decide कर लिया, यहाँ पे find out कर लिया। अब इसी pattern को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को next value मिल जाएगी जो कि है 5 raised to power 3 plus 5 is equals to 130. So correct answer यहाँ पे होगा option number 1 that is 130. तो ये अगर स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड द नेक्स्ट नंबर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज या लेटर सीरीज के, इसको आप लोग पीवाईक्यूज को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पैटर्न से जनरली एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लाइट इज रिटन एज GILTH, तो इसके लिए आपको क्या करना है, LIGHT इस तरह से लिख देना है एंड इसको हम कन्वर्ट करते हैं GILTH से। सो इस तरह से अगर आप लोग इन लेटर्स को लिख लेते हो तो आप लोगों को इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। सो अब देखो I को हमने एज इट इज रहने दिया, G को हमने यहाँ पे ले आया और इस वाले L को हमने यहाँ पे ले आया, साथ ही H को हम इस तरफ ले आए हैं एंड T को हम इस तरफ ले आए हैं। सो इसमें हो रहा है ये वाला पैटर्न फॉलो। नेक्स्ट एक और चीज हमें दी है कि अगर फाइट को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको भी हम लिख कर देख लेते हैं FIGHT। ये आप लोगों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप लोग बहुत इजीली कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे भी देखो मिडिल टर्म को हमने एज इट इज रखा, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए एंड इन दोनों को भी हमने इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, SIGHT, इसको हम क्या कर सकते हैं, G को यहाँ ले आएंगे, I को एज इट इज रख लेंगे, देन वी हैव S, देन वी हैव यहाँ पे आ जाएगा T एंड H को ले आएंगे हम इस तरफ। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया, GISTH। सो GISTH यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर पेपर 1 के कोई सेपरेट सेशंस आप मुझसे चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 10 26 एंड 50। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, इसमें कौन सी ट्रिक हमने यूज की है, कौन सा पैटर्न हमने यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, इससे आप लोगों की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा, इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज गिवन है ACF EGJ IKN एंड MOR। तो इस लेटर सीरीज में स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले एक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ACF, देन वी हैव EGJ, देन वी हैव IKN, देन MOR, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दोगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पहले नंबर का कंपैरिजन करना है। सो ए से अगर हम ई के तरफ जाते हैं तो +4 वैल्यूज आती हैं। ए से ई पे काउंट कीजिए, 4 नंबर्स की एडिशन होती है। ई से आई पे भी +4 होता है एंड आई से एम पे भी +4 होता है। तो सेम ही पैटर्न हमें फॉलो करना है ई से आगे की ओर। सो ई से जब हम लोग आगे की ओर सॉरी एम से आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्यू। ठीक है, सो ऑप्शंस में देखो क्यू से ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल गया जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सो आप लोगों को यूजीसी नेट के रीजनिंग के सेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर सीरीज में से ही हम लोगों को करेक्ट आंसर बहुत बार मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए। सो एक पर्सन की लोकेशन है ए, तो उन्होंने ए से 3 किलोमीटर पर आवर की तरफ को ईस्ट की साइड को जो है मूव किया। ठीक है, सो अगर हम लोग इस पॉइंट को ईस्ट डायरेक्शन मानकर चलते हैं तो उन्होंने 3 किलोमीटर्स जो है ट्रेवल किया है। ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ओके, उन्होंने सिर्फ यहाँ 3 किलोमीटर तक ही ट्रेवल किया। उसके बाद फॉर 1 आवर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर्स के लिए उनको कितना समय लग गया, इसके लिए उन लोगों को 1 आवर का समय लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने टर्न कर दिया लेफ्ट को। तो इस तरफ को जाते जाते उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर दिया एंड वो कितना 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने 6 आवर तक के लिए। सो इस तरफ को अगर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 6 आवर्स 1.5 किलोमीटर तक का ट्रेवल किया टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एंड इस तरह से वो कहां पर पहुंच गए, इस तरह से वो पहुंच गए अपनी लोकेशन बी पे। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो अब देखना है ए से बी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट था। यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे उन्होंने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी है। सो 1 घंटे तक आप कैलकुलेट करते हो 3 पे तो आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर्स। देन 1.5 को हमें 6 के साथ करना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर उन्होंने 6 आवर्स में ट्रेवल किया। सो 1.5 को अगर हम 6 से मेजर करते हैं तो वो आ जाता है अराउंड 9 किलोमीटर्स। सो शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये जो वैल्यूज आई है बेस स्क्वायर प्लस दिस वाला स्क्वायर, एंड इसको हम ये कर देंगे सो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.48। सो 9.48 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 6, 24, 68 एंड 120। सो यहाँ पे सेम हमें लॉजिक को फॉलो करना है। पहले मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। सो इसमें देखो क्या है, 0 में 1 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0। देन वी हैव 1 into 2 into 3 that is equals to 6। नेक्स्ट वी हैव, तो 6 वैल्यू भी आ गई, 0 वैल्यू भी आ गई, 24 वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 into 3 into 4 that is 24। उसके बाद आ जाएगा 3 into 4 into 5 is equals to 60। 60 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे 4 into 5 into 6 120। then we have 5 into 6 into 7 that is equals to 210। so correct answer यहाँ पे है 210। तो ये थोड़े से बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस आपकी चाहते हैं, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। सो डेटा विजुअलाइजेशन होता है पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो लेटर सीरीज गिवन है जिसमें बोला गया है ए बी सी एफ, अगला है बी सी डी जी, इस तरह से ही आपको हमेशा लिखना है। देन वी हैव सी डी ई एंड एच, देन वी हैव डी ई एफ एंड आई। ओके, सो ये लेटर सीरीज आ गई। अब इसमें देखना है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। इसमें ए से बी पे जाएंगे +1, बी से सी पे जाएंगे +1, सी से डी पे जाएंगे +1, यानी कि एक एक डिजिट हम आगे बढ़ते गए। देखो फिर से यहाँ पे बी से सी पे गए +1 +1 +1 का पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो किया गया है। डी के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई ई के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई एफ। यहाँ पे ई एंड एफ के 3 पैटर्न्स गिवन है। ठीक है, हमें अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा। ई +1 एफ +1 जी, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे तो f +1 g। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास
h plus 1 I plus 1 j। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज EFGJ। सो EFGJ यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, then we have 8, then we have 24, then we have 48। सो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे बताने से पहले, ठीक है। सो 0 से 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 से 24 के बीच में कितना है? 16 का। 24 से 48 के बीच में कितना है? 32 का डिफरेंस है ना। अब तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कोई भी नहीं आया, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है ये सारा डिफरेंस भी क्या है? ये सारा डिफरेंस भी जो है कैलकुलेट होता है 8 से। तो इसमें डिफरेंस आ गया 8 का, इसमें डिफरेंस आ गया 8 का। सो इसी तरह से हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 8 2 16, 16 2 32, देन हमें इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 40। सो 48 में अगर हम लोग 32, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। सो 24 में अगर 8 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 32। तो 48 प्लस 32 आ जाता है 80, ठीक है। सो 80 आ गया यहाँ पे आंसर हमारे पास, इस तरह से। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ACE FHJ KMO एंड PRT, राइट। सो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें आप लोग देखो, सबसे पहली टर्म है AC, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +5 का, +5 एंड +5। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो +5 का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, डायरेक्टली P के बाद अगर हम लोग +5 कर लेते हैं, P के बाद +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। सो U पे हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.